नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर, निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई। नंबर 1, सामाजिक परिस्थितियाँ। वहाँ पर समानतावाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी: प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन एवं तृतीय स्टेट में व्यापारी, व्यवसायी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आते थे। यह केवल तृतीय स्टेट की थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को, चर्च को भी कर देना पड़ता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय स्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। नंबर 2, आर्थिक परिस्थितियां। सन 1774 में बोबू राजवंश व लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा और उसने ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 15 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट की सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय स्टेज के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा के वॉकआउट कर गए। नंबर 3, फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी अधिकतम के भोजन का मुख्य भाग के भाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतम संख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई। दार्शनिकों का योगदान। 18वीं सदी के दौरान मध्य वर्ग शिक्षित एवं धनी वर्ग कर उभरा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनैतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। यह विचार सैलून एवं काफ़ी घरों में जनजागरण, जनसाधारण के बीच चर्चा तथा वाद विवाद के फलस्वरूप तथा पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के देवीय सिद्धांत को नकार दिया। राजनीतिक कारण। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिरावियो एव आवेसिए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया तथा शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से
स्थानीय विरोध हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को प्रेरित पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए। इसके प्रयुक्त में सैकड़ों खुद पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तील किले की जेल सम्राट की निरंकुशता शक्ति का प्रतीक में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। सम्राट लुई 16वें एवं उनकी रानी मैरी एंतोनेत ने अपनी विलासितापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीके पर काफ़ी धन बर्बाद किया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे। पूरा प्रशासन भ्रष्ट था और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक सम्राट प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था, जो प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया? समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी? उत्तर, तृतीय स्टेज के धनी सदस्यों, मध्य वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज में उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीन को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिया गया। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत। क, फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ख, यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए यह विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए। ग, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों में दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। घ, इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की। अंग, इसने मनमानो तरीके से चल रहे शासन का अंत किया तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों के गणतंत्र के विचार का विकास किया। च, इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी। 6, इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवादी की अवधारणा को बढ़ावा दिए, जिसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली के लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। जो इन क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया, जो देवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे।
झ राजा राम मोहन राय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही एवं उनके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलनों का आरंभ तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होना था। प्रश्न नंबर 4, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और उनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। उत्तर, वह लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उगम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है इस प्रकार है। क विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, ख समानता का अधिकार, ग स्वतंत्रता का अधिकार, घ एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, ग सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, च धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छ शोषण के विरुद्ध अधिकार, ज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 5, क्या आप इस शर्त से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश आंतर विरोधी से घिरे हुए थे? उत्तर, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु यह सत्य है कि वह सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विश्व विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श संगीत अर्थों से भरे पड़े थे। क घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एवं सार्वधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। ख फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। ग फ्रांस में 19वीं सदी की पूर्वार्ध तथा दास प्रथा जारी रही। प्रश्न नंबर 6, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? उत्तर, सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्राय विधान सभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों का आरूढ़ किया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की एक समान पद्धति शुरू की। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।